Good morning, students. Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject, lesson number 11, our home and environment. We also completed page number 51, page number 52, page number 53, and page number 54. Okay, now we start from page number 55. Firstly, see here. Use this picture to discuss how environmental pollution affects us. यूज़ दिस पिक्चर, ये पिक्चर को आप यूज़ करो मतलब स्टडी करो टू डिस्कस करने के लिए हाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन अफेक्ट्स अस। ये पिक्चर देख के आप थोड़ा स्टडी करो, इसके लिए आप यूज़ करो कि हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन कैसे फैलता है। देखो फर्स्ट पिक्चर, अ लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग सैंड। लॉन्च क्या है, जो ये छोटे से लॉन्च है वो समंदर के अंदर जो सैंड है उसको निकाल रही है। देखो कितना पोल्यूशन है, क्योंकि समंदर के अंदर भी एक लेयर होता है और उसका एक लेवल होना चाहिए। सेकंड देखो, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग, इससे भी एयर पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट देखो, फिलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट की कटाई। नेक्स्ट देखो, क्विरिंग। क्विरिंग मीन्स जो बड़े बड़े पर्वत है वहाँ जो पत्थर दिखते हैं वो डिग करके पत्थर निकालना। तो देखो ये फॉरेस्ट में जो पत्थर रहते हैं, पत्थर से क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे के जो जड़ें रहते हैं वो उनको मजबूती से पकड़ में आते हैं, बारिश का पानी रुकता है, मजबूती उधर रहती है। लेकिन अगर हमने नीचे का पत्थर ही निकाला तो पेड़ को ऐसे सपोर्ट मिलेगा क्या, तो पेड़ भी गिरता है। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट में हानि पहुंचती है। उसके बाद ड्राइंग एक्सेस वाटर मीन्स आप लोग ये जलगांव, नासिक, धुले साइड में देखोगे कि उनकी बड़ी बड़ी खेती बाड़ी रहती है। पंजाब साइड में भी खेती बाड़ी रहती है, तो उनको खुद का वेल रहता है। तो वेल से क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी निकाला जाता है, वो भी शॉर्टेज है, क्योंकि ये हमारा नेचर सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, ये बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। एक बार अगर वो ख़त्म हो गया तो बार बार हमारे पास आने वाला नहीं है। तो हमारे यूज़ दिस पिक्चर टू डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन अफेक्ट्स अस। तो ये हमारे कुछ पिक्चर, इससे हमने ये स्टडी किया है कि अ लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग सैंड, then quarrying, then forest fire, drawing excess water and filling trees and forest. Now let's start. The population of the world is increasing all the time. Population of the world is increasing all the time. वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई हाउसेस आर बीइंग बिल्ड इन लार्ज नंबर्स। अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ह्यूमंस इंसान बढ़ रहे, तो उनके लिए घर भी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज इन वेरी ग्रेट क्वान्टिटीज टू बिल्ड दिस हाउस। और ये हाउस बनाने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब वाटर, सैंड, फॉरेस्ट, ट्री, ये सब यूज़ किए जा रहे हैं। दे आर ऑप्टेन यूजिंग अ मेथड लिस्ट बिलो, और उसका लिस्ट नीचे दिया गया है। दिस मेथड्स आर हार्मफुल to the environment and lead the pollution of air, water and soil and also cause noise pollution. Okay, अभी देखते हैं। डिगिंग अ फिल्स फॉर क्विरिंग, मैंने आपको यही बोला, डिगिंग अ फिल्स फॉर क्विरिंग मतलब ये बड़ी बड़ी जो हिल्स रहते हैं उसको डिग करके उसके अंदर के पत्थर निकालना, उसकी वजह से फॉरेस्ट खतरे में आता है। सेकंड क्या है, एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम सी सोर्स एंड रिवर शेड, मतलब रिवर के अंदर जो सैंड रहता है वो निकालना। ये निकालने की वजह से उसका लेवल कम हो जाता है, उसमें उसे भी हम लोग हानि पहुंचा रहे हैं। सेकंड थर्ड क्या है, ड्राइंग आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये तो मैंने दिखाया था कि ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग पानी क्या करते हैं, निकालते हैं। देखो ये है। नेक्स्ट क्या है, फिलिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड, लैंड क्लियर करने के लिए ट्रीज की कटाई। और लास्ट का देखते हैं, फिलिंग अप पॉन्ड्स लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, क्रिक्स एंड लो लेइंग एरियाज टू रिक्लेम लैंड। तो फिलिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड, ये मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये को पेड़ की कटाई होती है, उसके बाद लैंड क्लियर करने के लिए, मतलब अगर कहीं आपको प्लेन लैंड चाहिए और उधर अगर पेड़ पौधे, तो पेड़ की कटाई होती है ताकि हमें लैंड चाहिए। और हमारा लास्ट का क्या है, फिलिंग अप पॉन्ड्स लेक्स स्ट्रीम्स। फिलिंग अप मतलब उनको फिल करते, भरते, मिट्टी से भरते होंगे या ब्रिक्स, किसी से भी भरते। पॉन्ड्स लेक्स स्ट्रीम्स को भरते, रिवर्स, क्रिक्स को भी भरते। एंड लो लेइंग एरियाज टू रिक्लेम लैंड, मतलब
भूमि बनाने के लिए, लैंड बनाने के लिए ये सब चीज़ों को फिलअप किया जाता है, मिट्टी से भरा जाता है ताकि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बने। बिकॉज ऑफ ग्रोइंग urbanization, land which was previously being used for agriculture and similar other purpose is now being used to build roads and to raise settlements. Because of growing urbanization में शहरीकरण की वजह से जो लैंड एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए यूज़ किया जाता था उसकी जगह अभी रोड और घर बांधे जाते हैं। When this leads to shortage of agricultural land, forest land is used for एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर का लैंड है उसको हम रोड और बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट में खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीज आर फिल इन ग्रेट नंबर्स ऑफ फॉरेस्ट आर रिड्यूस, और इसकी वजह से फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ हम लैंड बनाने के लिए जाते हैं और वहाँ लैंड बनाने के लिए वहाँ के पेड़ काटते हैं। मतलब हर जगह हम पोल्यूशन ही फैला रहे हैं, हर जगह हम एनवायरनमेंट को हार्म ही पहुँचा रहे हैं। Energy needed to produce construction materials. Energy is needed to produce construction material. Construction material के लिए energy ज़रूरी होती है. It is used on a very large scale to prepare bricks from soil, cement from limestone, glass for sand and so on. ये सब चीज़ों के लिए एनर्जी लगती है। देखो लास्ट के पेज में आप हमारा जो मटेरियल एंड ओरिजिनल सोर्सेस, ये जो कॉलम मैंने बोला था आपको फिलअप करने के लिए, तो इसके आंसर यहाँ है। बाद में मैम को पर्सनली मैसेज करके ये मत पूछना कि मैम मुझे ये आंसर नहीं मिल रहा है। आप लेसन अगर प्रॉपर रीड करोगे तो आपको आंसर मिलने वाले हैं, और मैं बार बार बीच में बता देती हूँ। तो यहाँ देखो आपको डायरेक्ट आंसर दे, ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल मतलब ब्रिक्स के आगे सॉइल लिखना है, सीमेंट फ्रॉम लाइमस्टोन ये तो आपको आंसर दिया गया है, और ग्लास फॉर सैंड ये भी आंसर आपको दिया गया है। तो आगे और भी आंसर आपको मिलने वाले हैं। Where does the energy come from? It is producing using natural fuels like coal, natural gas और mineral oil. तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एनर्जी लगती है वो बहुत सारे एनर्जी चाहिए, बहुत सारा फ्यूल चाहिए, बहुत सारा ईंधन चाहिए, और ये हमें नेचुरल तरीके से मिलता है। प्रोड्यूसिंग नेचुरल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस और मिनरल, ये हमारा सब नेचर है, नेचर से मिलता है। दिस नेचुरल फ्यूज कैन बी यूज ओनली वंस, और इसका हम ओनली वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। दे गेट कंज्यूम्स व्हेन वी यूज़ देम, और जब हम बार बार उसको यूज़ करते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कम हो रहा है, उसका लेवल कम हो रहा है। मोreover बर्निंग दिस फ्यूल्स लीड्स टू एयर पोल्यूशन, और ये इसकी वजह से, इसके बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स नेचर, और जब हम नेचर की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको दोबारा नेचर में आने के लिए कई लाख ईयर्स लगते हैं। मतलब अगर हमने फ्यूल यूज़ किया, देखो टीवी पे भी ऐड दिखा देते हैं कि फ्यूल कम यूज़ करो, पानी कम यूज़ करो। इससे क्या होता है, ये हमारे नेचर से मिलने वाला सोर्स है। अगर इसका हमें ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया, इसको हमने बिना सोचे यूज़ किया, तो बाद में ये दोबारा रिप्रोड्यूस होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, कितने साल, कितने लाख साल लगेंगे। तो इसके लिए हमें ये सोचना चाहिए। Moreover, burning these fuels leads to air pollution. It takes lakhs of years for source of energy to form its nature. That is why it is necessary to bring into use other sources of energy such as solar energy or wind energy, which are available in plenty and which do not cause pollution. तो ये एनर्जी को बचाने के लिए कौन सी एनर्जी? फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल, ये एनर्जी थोड़ी कम यूज़ करते हुए हमें कौन सी दूसरी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए? सोलर एनर्जी, मतलब सूरज से मिलने वाली, सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी। ये तो कितनी है, बहुत सारे अमाउंट में मिलती है। सूरज तो हमें डेली एनर्जी देता है। उसके बाद हमें और क्या यूज़ करना है?
Fourth is necessary to bring source of energy, solar energy and wind energy. Wind energy means wind से मिलने वाली एनर्जी. तो हवा तो चलती रहती है, तो ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी, इसको हमें यूज़ करना चाहिए. विच आर अवेलेबल इन अ प्लेंटी एंड विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन. और ये बहुत मात्रा में हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता. देखो कुछ बिल्डिंग के ऊपर सोलर सिस्टम का ये वो इसे आयन के पतरे लगाए होते हैं ताकि सोलर की एनर्जी, सूरज की किरणें उसके ऊपर आए और उसके ऊपर उनके घर के सब इलेक्ट्रिकल सामान, मतलब गीज़र, इलेक्ट्रिक शेगड़ी, गैस वगैरह ये सब चलता है, वो ऐसे यूज़ करते हैं. कुछ लोग वाइंड से खेती के लिए पानी अवेलेबल करते हैं. मतलब ये क्या है, ये नेचर से ही मिलने वाला है विदाउट पोल्यूशन, तो इसका हमें यूज़ करना चाहिए. दीज आर नॉन एक्सेस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये नॉन एक्सेस्टिबल है. नेक्स्ट देखो, all living things need shelter like human. Some other living things also build shelter using various material in their environments. All living things need shelter. सब लिविंग थिंग्स के लिए शेल्टर चाहिए, वो चाहे ह्यूमन हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो. लाइक ह्यूमन, सम अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो बिल्ड शेल्टर यूजिंग वेरियस मटेरियल्स इन देयर एनवायरनमेंट. दूसरे लोग भी अपने लिए शेल्टर बनाते हैं और एनवायरनमेंट से जो चीज़ें मिलते हैं, नेचुरल जो भी चीज़ें मिलते हैं उसी से वो बनाते हैं. बट लास्ट ईयर वी सॉ दैट देयर शेल्टर आज इको फ्रेंडली. लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा था कि उनके शेल्टर इको फ्रेंडली रहती है एंड टेम्पररी. इको फ्रेंडली एंड टेम्पररी. वी शुड ऑल्सो बी एबल टू मेक परमानेंट हाउसेज दैट आर इको फ्रेंडली. वी शुड ऑल्सो बी एबल, हमें ये सोचना चाहिए, कम से कम हमें इतना तो सोचना चाहिए कि क्या हम परमानेंट हाउस भी ऐसे इको फ्रेंडली बना सकते हैं क्या. देखो गणपति डेकोरेशन, नवरात्र डेकोरेशन, कभी कभी इको फ्रेंडली डेकोरेशन को नंबर मिलता है. इको फ्रेंडली मीन्स क्या, कि ऐसी चीज़ें कुदरत से, कि जो कुदरत में पोल्यूशन फैला रहे लेकिन उसका रिसाइकल, उसका रीयूज अच्छी तरह से किया है, जिससे पोल्यूशन नहीं फैलेगा लेकिन उसका यूज़ भी होगा, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ऐसे चीज़ें मतलब इको फ्रेंडली. गणपति बापा भी इको फ्रेंडली कुछ लोग लाते हैं क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब होते हैं, उनको ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद नहीं है. तो क्या हम ये सोच सकते हैं क्या कि हमारा घर में, हम जिस घर में सेटल होते हैं, परमानेंट घर भी हमारा ऐसा हो सकता है क्या. सोचो, इन फ्यूचर शायद और 50 साल के बाद ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि लैंड ही नहीं बचेगी तो घर कहाँ से आएंगे. एंड इको फ्रेंडली हाउस है, इको फ्रेंडली हाउस है. देखो सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फ्रेंडली हाउसेस. इको फ्रेंडली हाउसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते क्या है. मिनिमम कंजप्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, क्या है देखते हैं. यूज ऑफ नॉन एक्सेसिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज बायोगैस, वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. नेक्स्ट क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. थर्ड क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज का रिसाइकल किया इन्होंने. फोर्थ क्या है, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स, ये इसको अवॉइड किया. उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर नेचुरल लाइट्स एंड वेंटिलेशन इन द हाउसेस. नेचुरल लाइट कैसी आई, इसका प्रोविज़न है, और वेंटिलेशन मतलब इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल यूज़ नहीं किया है. इसका ऐसा प्रोविज़न रहता है इस घर का कि जो नेचुरल तरीके से ही चलता है. डू यू नो, क्या आपको पता है, अंडर वाटर शेल्टर. देखो ये घर आपको दिख रहा है, ये समंदर के अंदर है. कितना सुंदर है, देखो. क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि ये समंदर के अंदर है. इसके विंडो में देखो सब समंदरी ऐसे घास फूस दिख रहे हैं. तो ये समंदर के अंदर का घर है. देखो ये कहाँ रहता है, देखते हैं. वाटर टूरिज्म हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. वाटर टूरिज्म तो ये हमारे इंडिया में भी टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली गुजरात, केरल और हमारे महाराष्ट्र के कुछ फोर्ट्स, ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है. यहाँ बाहर गांव के लोग आते हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग आते हैं, तो यहाँ टूरिज़्म के लिए हमें बहुत सारा पैसा मिलता है, हमारे टेम्पल्स है. तो वैसे ही वाटर टूरिज़्म एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन, मीन एक जॉब है, एक बिजनेस बन गया है लोगों का, वाटर टूरिज़्म. इन सम प्लेसेस देर आर अंडर वाटर शेल्टर्स फॉर टूरिस्ट. कुछ जगह पे अंडर वाटर घर है टूरिस्ट के लिए. फ्रॉम दिस शेल्टर वी गेट अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द सी बेड एंड द अमेजिंग मरीन लाइफ. तो ये शेल्टर से हमें सी व्यू डायरेक्ट दिखता है, मतलब समंदर के अंदर की डायरेक्ट बातें हम दिख सकते हैं. और एंड अमेजिंग मरीन लाइफ, और अमेजिंग मरीन लाइफ में समंदरी जीवन.
Such shelters are observed in the coastal region of Europe and North America. ये तो अभी इंडिया में नहीं है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है। कभी अगर अपने बोलते हैं ना अपने बल पे अच्छी स्टडी करोगे, अच्छे मार्क्स रैंक्स निकालोगे, अच्छा कोर्स करोगे, आउट ऑफ इंडिया जाओगे, तो ये चीज़ ज़रूर देखना। ओके, ये सब आपको पॉसिबल होने वाला है सिर्फ स्टडी से, सिर्फ बुक्स में पढ़कर नहीं होता। जितनी हार्ड स्टडी करोगे उतना हार्ड पोजीशन पे जॉब लगेगा और उतनी हार्ड आपकी लग्जरी लाइफ और उतनी आपकी अच्छी लग्जरी लाइफ रहेगी। आपकी लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। हार्ड नहीं, हार्ड मैंने जो गलत वर्ड यूज़ किया, आपकी लाइफ उतनी लग्जरियस रहेगी। डू यू नो, क्या आपको पता है, द सिटी ऑफ मुंबई कंपेयर्स 7 आइसलैंड। मुंबई सिटी में 7 आइसलैंड है। द पोर्शन ऑफ वाटर बॉडीज बिटवीन देम वेर फिल्ड विद स्टोन एंड अर्थ टू क्रिएट लैंड। जो अभी हमने एग्जाम्पल अभी हमने सीखा ना कि लैंड बनाने के लिए मतलब उधर डेवलपमेंट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो कुछ क्रीक्स या लेक्स से रिवर से उसको मिट्टी से और पत्थर से भरा जाता है। तो मुंबई सिटी ऐसे ही है। द पोर्शन ऑफ वाटर बॉडीज बिटवीन देम वेर फिल्ड विद स्टोन एंड अर्थ टू क्रिएट लैंड। लेटर सेटलमेंट्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज वेर डेवलप ऑन। और उसके बाद उसके ऊपर यह सेटलमेंट, रोड और इंडस्ट्री बन गई है। देखो मुंबई इसके लिए, कभी कभी आपके दादा दादी बोलते होंगे, देखो पुराने ज़माने में मुंबई बहुत छोटी थी, बाद में इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी बड़ी मुंबई बन गई। अगर सच में बीचों बीच है, अगर अरबी समंदर में ज़ोर से कुछ हो गया तो मुंबई डबक अंदर ही जाएगी, पत्ता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा लैंड पानी के ऊपर बसा हुआ है। उसके ऊपर मैंने आज तक सिर्फ सुना था, अभी मैंने प्रॉपर ही बुक्स में पढ़ लिया कि सच में मुंबई पानी के ऊपर ही बसी है। उसके ऊपर ऐसे बोलते हैं ना मिट्टी वगैरह डाल के, मतलब मराठी में बोलते हैं ना भराव डाल के मुंबई को बिठाया गया है। तो देखो यहाँ दिख रहे ग्रुप्स ऑफ 7 आइसलैंड, उसके बाद मुंबई सिटी और उसके बाद क्या है, बृहन मुंबई मेट्रोपोलिस। बृहन मुंबई मेट्रोपोलिस ये आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। लिटिल सेटलमेंट्स, रोड एंड इंडस्ट्री वेर डेवलप ऑन दिस लैंड। और इस लैंड के ऊपर पहले तो ये 7 आइसलैंड थे, उसको फिलअप किया पत्थर, फिर सैंड सॉइल से उसके ऊपर सेटलमेंट हो गया, रोड हो गया, इंडस्ट्री हो गया। Because this reclaimed land is a low-lying area, it easily get waterlogged when there is a heavy downpour. और इसकी वजह से मुंबई में ज़रा सा भी पानी आए, ज़रा सा भी बारिश आए, मुंबई क्या होती है, पानी से भर जाती है, मुंबई पैक हो जाती है, क्योंकि पानी जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। ज़रा सा भी बारिश नहीं गिरा, मुंबई में पानी क्या होता है, जम जाता है। बहुत जनरल नॉलेज के लिए आपको देखो कितने अच्छे अच्छे लेसन है इतनी छोटी उम्र में। इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, इतना अच्छा जनरल नॉलेज आपको मिल रहा है। आप आज के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी मुंबई 7 आइसलैंड के ऊपर है। मुंबई लैंड नहीं था, उसको लैंड बनाया गया, और छोटी छोटी बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश के एक एक 2 दिन के बारिश से तुरंत मुंबई भर जाती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल आइसलैंड नहीं है। ये अभी आपको 5th स्टैंडर्ड में पता चल रहा है। कितने लकी हो आप। इसलिए साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर लाइफ के लिए। साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइंस में जितना आप इंटरेस्ट लोगे उतना आप बहुत आगे बढ़ोगे। साइंस से आपको जनरल नॉलेज बहुत आएगा। What we have learned, हमने इस लेसन में क्या सीखा? We observe a variety in the types of houses constructions in regions of different climate. Next, houses are built to suit the climate of that region. Third, different materials all obtained from nature are used to build houses. Next, we should be judicious. We should be judicious in using energy. Next, it is necessary to increase the use of non-accessible source of energy. Next, it is necessary to build eco-friendly houses, and last, we must take care that the environment. Okay, so now students, here we complete our lesson number 11. Our next page. Use your brain power. For what purpose do birds use
their nest. For what purpose do birds use their nest? Use your brain power and give me answer. First, the solution. Solution क्या है? What can we do? What can we do to build house without harming the environment? What can we do? हम लोग क्या कर सकते हैं घर बनाते वक्त? ऐसे कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा environment को हार्म ना पहुँचे? Discuss your solution in the class. Discuss your solution in the class. अपने क्लास में डिस्कस करो. यहाँ आपका होमवर्क है, मैंने आपको उसके आंसर भी दिए हैं. लेसन नंबर 11, आवर होम एंड एनवायरनमेंट. नाउ स्टार्ट. Question number A. Which of the following houses would be suitable in a mountain region? Put a dot in the appropriate box. Give reason for selecting that house. तो सबसे पहले ये पहला ये तो माउंटेन के लिए कौन सा सुटेबल है, ये फर्स्ट है. और वो क्यों, उसका आंसर दिया गया है क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, गिव रीज़न फॉर सिलेक्टिंग द. इस ये हाउस माउंटेन के लिए क्यों सुटेबल है उसका रीज़न भी दो, कारण बताओ. तो रीज़न क्या है, आंसर दिस हाउस इज मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स अवेलेबल इन द माउंटेन रीजन. नेक्स्ट. What materials will you mainly use for building a multi-store house? Choose the correct option. मल्टी स्टोर हाउस बनाने के लिए आप कौन से मटेरियल यूज़ करोगे? ए है मोटर, कोल, सीमेंट, ब्रिक्स. बी है सीमेंट, ब्रिक्स, कॉटन, आयरन. और सी है आयरन, सीमेंट, मोटर, ब्रिक्स. सी आंसर है क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स है. क्वेश्चन नंबर 2. Arrange the following consideration from the most to last important in the house building. Question number 2, I repeat again. Arrange the following considerations from the most to last important in house building. घर बनाते वक्त हमें सबसे पहले क्या सोचना है और सबसे बाद में क्या क्या सोचते हुए हमें घर बांधना है. लग्जरी, स्ट्रक्चर, क्लाइमेट. तो ऐसा न सोचते हुए सबसे पहले हमें क्या सोचना है, क्लाइमेट. मतलब हम जहाँ घर बांध रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट हमें सोचना चाहिए, वैसे हमारा घर होना चाहिए. स्ट्रक्चर मतलब हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए. उसके बाद लग्जरी सोचनी चाहिए. लग्जरी बाद में सोचनी है, सबसे पहले क्लाइमेट और स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर सी. राइट द फॉलोइंग. ए. लिस्ट द इको फ्रेंडली थिंग्स इन योर हाउस. आपके घर में इको फ्रेंडली थिंग्स क्या क्या है. एंड आंसर अर्थन फ्लावर पॉट. अर्थन फ्लावर पॉट है. क्ले टॉय, मिट्टी के टॉयज है. एंड अर्थन पॉट मतलब पानी पीने के लिए अर्थन पॉट रहेगा, मटका हर एक के घर में रहता है. सेकंड क्या है, विच ऑफ द gadgets in the house can be run on solar energy. Which of the gadgets in the houses can be run on solar energy? Solar energy पे क्या क्या रन होता है, क्या क्या चलता है. आंसर सोलर कुकर, सोलर हीटर आर द गैजेट्स कैन बी रन ऑन सोलर एनर्जी. एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What are the types of pollution that can be observed at a construction site? I repeat this question again. What are the types of pollution that can be observed at the construction site? And your answer, air pollution, water pollution, noise pollution are the types of pollution can be observed at the construction site. So students, here we complete lesson number 11, our home and environment. Next time we will meet with our new topic. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. I also completed your question and answer. Okay, bye bye.